क्लास 9 के पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर 5th करने जा रहे हैं और ये चैप्टर है वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन। तो हम इसमें समझेंगे इंस्टीट्यूशन क्या होता है और इसके बाद इंस्टीट्यूशन होता क्या है, इंस्टीट्यूशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है और किस तरह से इंडिया में पार्लियामेंट काम करता है, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, ये सब के बारे में हमें इसमें पढ़ना है। और एट द एंड ऑफ द वीडियो में आपको ये भी बताऊंगा कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। सो वीडियो को पूरा देखना है और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर करें एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन so that you get the notification whenever any new videos are uploaded. So let us begin the chapter. फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हम इसे क्वेश्चन आंसर फॉर्म में करेंगे। पहला क्वेश्चन है व्हाट आर इंस्टीट्यूशन। सो एन इंस्टीट्यूशन इज एन ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेड फॉर रिलीजियस, एजुकेशनल, प्रोफेशनल और सोशल पर्पस। जैसे स्कूल है, स्कूल एक इंस्टीट्यूशन है और ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक संस्था है जो कि बनाया जाता है किसी एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए। हो सकता है ये पर्पस रिलीजियस हो, एजुकेशनल पर्पस हो, मान लो स्कूल हो गया, जैसे कि प्रोफेशनल और सोशल पर्पस के लिए भी फैमिली एक इंस्टीट्यूशन है, मैरिज एक इंस्टीट्यूशन है, तो ये सोशल इंस्टीट्यूशन हो गया। ठीक है, तो ये है इंस्टीट्यूशन। व्हाट इज द नीड फॉर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। अब हम बात करते हैं पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन की, जैसे स्टेट हो गया, गवर्नमेंट हो गया, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, ये सारे पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है। सो क्यों हमें चाहिए? सो द गवर्नमेंट ऑफ ए कंट्री परफॉर्म वेरियस फंक्शंस। तो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन मतलब गवर्नमेंट हो गया और ये एक बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म करता है। इंश्योरिंग सिक्योरिटी, आपको पता है कि कोई भी कंट्री में लोगों का सिक्योरिटी जो है गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है, थ्रू पुलिस हो गया, पुलिस, आर्मी वगैरह के थ्रू प्रोवाइड करता है। प्रोवाइडिंग फैसिलिटी, जैसे आपको बहुत सारे कंट्री में गवर्नमेंट एजुकेशन देता है, हेल्थ प्रोवाइड करता है हमें, बहुत सारे हॉस्पिटल्स खोल रखे हैं गवर्नमेंट ने, बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है गवर्नमेंट उसको चलाता है। इन ऑर्डर टू कंप्लीट दीज टास्क गवर्नमेंट रिक्वायर सम अरेंजमेंट इन द फॉर्म ऑफ इंस्टीट्यूशन। सो एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए, हेल्थ प्रोवाइड करने के लिए, बहुत सारा वेलफेयर प्रोग्राम, पॉलिसीज बनाने के लिए किसी भी कंट्री में हमें पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन की ज़रूरत पड़ती है। एंड द बेसिक वर्क ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन है वो क्या है? एक तो पहला है कि मेकिंग लॉ, जिसको हम लेजिस्लेचर बोलते हैं। लेजिस्लेचर मतलब होता है लॉ मेकिंग बॉडी, पार्लियामेंट है इंडिया में। एग्जीक्यूटिव जो होता है जो कि लॉ को लागू करता है, जो भी लॉ पार्लियामेंट बनाते हैं ना उसको लागू करने वाला जो इंस्टीट्यूशन होता है उसको हम एग्जीक्यूटिव बोलते हैं। और थर्ड है सॉल्विंग डिस्प्यूट, और मान लो कि कोई डिस्प्यूट होता है तो उसके लिए हमें जुडिशरी चाहिए। जुडिशरी मतलब कोर्ट वगैरह हो गया, जहाँ पे हम केस कर सकते हैं अगर हमारा राइट छीन जाता है या और कोई भी ऐसा परेशानी होता है तो हम वी कैन गो टू कोर्ट एंड फाइल ए केस अगेंस्ट दैट पर्सन और institution. So judiciary is also institution. So there are three institutions: legislature, executive, judiciary, and these are called political institutions. And each of them have their own function. Legislature make the law, executive implement the law, and judiciary is there to resolve the dispute if there is any. ठीक है, so हमें समझ में आया इंस्टीट्यूशन, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन क्या है। और इस चैप्टर में बेसिकली वी आर गोइंग टू फोकस पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, दैट इज एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी। सो मैंने इसके बारे में बताया अभी। लेजिस्लेचर क्या होता है? प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर टेक द इम्पॉर्टेंट पॉलिसी डिसीजन। सो लॉ मेकिंग बॉडी, यानी प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लॉ बनाते हैं। एग्जीक्यूटिव मतलब होता है कि सिविल सर्वेंट। सिविल सर्वेंट मतलब होता है कि दो तरह का एग्जीक्यूटिव होता है, एक परमानेंट होता है और एक पॉलिटिकल होता है। पॉलिटिकल होता है और एक परमानेंट होता है। ठीक है, तो परमानेंट एग्जीक्यूटिव जो होता है वो सिविल सर्वेंट होते हैं, सरकारी नौकरी करने वाले लोग होते हैं। और पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव जो होते हैं वो होते हैं जो कि 5 साल के लिए चुने जाते हैं, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, उनको बोलते हैं। एंड देन जुडिशरी में तो कोर्ट वगैरह हो गया, सिस्टम हो गया, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड नंबर ऑफ अदर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। सो दीज आर द 3 इंस्टीट्यूशन दैट वी कम अक्रॉस इन इंडिया एंड एनी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। सो व्हाट आर द मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। तो जैसे कि पॉलिटिकल, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी हो गया, इनका क्या मेरिट्स और डिमेरिट्स है? देखो, इट प्रोवाइड सेपरेशन ऑफ पावर एंड इंश्योर फेयर डिसीजन। देखो क्या होता है ना कि आपको पता है कि एग्जीक्यूटिव जो हो गया, लेजिस्लेचर हो गया और जुडिशरी हो गया, तीनों अलग अलग ऑर्गन हैं, तीनों का अपना अपना काम है करने के लिए। ये लॉ बनाता है, ये लॉ को इम्प्लीमेंट करता है और ये डिस्प्यूट को रिजोल्व करता है। और इस तरह से देयर इज सेपरेशन ऑफ पावर। ये नहीं कि एग्जीक्यूटिव सारा काम करता है, लॉ बनाता भी है, इम्प्लीमेंट भी करता है, अगर और न्याय भी करता है, ऑल दिस नहीं। यहाँ पे देयर इज सेपरेशन ऑफ पावर एंड इसकी वजह से एवरी डिसीजन इज consider that it will be fair. ठीक है, so second it lead to distribution of work, thus reduce the burden on any one department. क्या होता है कि काम बढ़ जाता है,
गवर्नमेंट का काम जो होता है तीनों में बढ़ जाता है। इस तरह से ये कोई भी एक ऑर्गन जो होता है वो ओवर बर्डन नहीं होता है, ज़्यादा जिम्मेदारी एक ऑर्गन के पास नहीं आता। थर्ड है द सिस्टम ऑफ इंस्टीट्यूशन इज कंसिडर बेटर देन डिक्टेटरशिप। आमतौर पर पावर को बांट देना ज़्यादा अच्छा है, ना कि सारा पावर एक जगह एक ही ऑर्गन एंजॉय करना। अब जब सारा पावर एक इंडिविजुअल या एक ऑर्गन एंजॉय करता है तो उसको बोलते हैं डिक्टेटरशिप। हिटलर डिक्टेटर था, सारा डिसीजन खुद ही लेता था। इस तरह से तो अगर पावर को बांट दिया जाता है एमंग द थ्री ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट, देन दैट इज बेटर देन द हैविंग ए डिक्टेटरशिप इन एनी कंट्री। सो ये है एडवांटेज है। डीमेरिट्स या डिसएडवांटेज क्या क्या होता है? एक तो मेनी पीपल आर कंसल्टेड दस इट लीड टू डिले। सो कोई भी कंट्री में जहाँ पे डेमोक्रेसी है, जहाँ पे इंस्टीट्यूशन है, वहाँ पे जैसे लॉ बनाने से पहले लॉ इंट्रोड्यूस किया जाता है, डिस्कस किया जाता है, देन डिबेट होता है एंड फाइनली वोटिंग होता है एंड देन इट इज पास। सो देयर इज ऑलवेज पॉसिबिलिटी ऑफ डिले इन मेकिंग लॉ। सेकंड क्या है कि इंस्टीट्यूशन मेक इट डिफिकल्ट टू टेक डिसीजन क्विकली। वही है, डिले होता है इसलिए हाँ कोई भी डिसीजन आसानी से या जल्दी में नहीं लिया जा सकता है। तो दोनों पॉइंट करीब करीब सेम ही है। इट लीड टू करप्शन व्हेन पीपल ट्राई टू स्पीड अप देयर वर्क। देखो अब क्या होता है कि आपको कोई लॉ बनाना तो इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम। आपको कोई काम करवाना है ऑफिशियल काम या गवर्नमेंट मतलब बैंक में या दूसरी जगह पे, तो वहाँ पे क्या होता है कि बहुत सारे लोग हैं और देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ डिले, बिकॉज हर चीज़ जो होता है एक रूल्स के बेसिस पे होता है और आपको जल्दी काम करवाना था। उस सिचुएशन में वी ब्राइब, हम पैसा देते हैं काम कराने के लिए तो जल्दी हमारा काम हो जाए, एंड दिस इज कॉल्ड करप्शन। सो करप्शन ऑल्सो देयर इफ देयर इज इंस्टीट्यूशन। ठीक है, ये तीन डीमेरिट्स हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज पार्लियामेंट। नाउ विल मूव टू अनदर टॉपिक। पार्लियामेंट क्या होता है? देखो पार्लियामेंट मतलब लॉ मेकिंग बॉडी। इंडिया में लेजिस्लेचर, इट इज़ ए पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर, पार्ट विच मेक्स इंपॉर्टेंट लॉ। सो पार्लियामेंट क्या होता है? लेजिस्लेचर का एक पार्ट है जो कि लॉज बनाता है। पार्लियामेंट इंडिया में लॉ मेकिंग बॉडी को ही पार्लियामेंट, लॉ मेकिंग बॉडी, ठीक है, लॉ मेकिंग बॉडी है ये। नेक्स्ट है इट इज़ कॉल्ड इट कैन ऑल्सो बी अंडरस्टूड एज एन असेंबली। असेंबली मतलब क्या होता है? जहाँ पे कुछ लोग इकट्ठा होते हैं, ठीक है, सो एंड दे डिस्कस समथिंग। और ये असेंबली किसका असेंबली है? इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, जो लोग चुन के आते हैं इलेक्शन में उनका है, ठीक है। सो इंडिया में इलेक्शन होता है, इलेक्शन में हमने पूरा इंडिया को 543 कॉन्स्टिट्यूंसी में बांट रखा है। और कॉन्स्टिट्यूंसी मतलब एरिया जहाँ से कि एक एमपी चुन के आता है या एक रिप्रेजेंटेटिव चुन के आता है, और वो लोग जहाँ पे इकट्ठा होते हैं दैट इज कॉल्ड पार्लियामेंट। सो पार्लियामेंट और डिटेल में पढ़ेंगे कि उसके 2 हाउस होता है, लोकसभा और राज्यसभा, दोनों को सेपरेटली हम डिस्कस करेंगे। सो यू विल अंडरस्टैंड व्हाट इज लोकसभा राज्यसभा। सो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यू विल बी फेमिलियर विद द इंस्टीट्यूशन दैट इज देयर इन आवर कंट्री और दैट सर्टेनली हेल्प यू। सो क्या है कि हु एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल अथॉरिटी। नेक्स्ट है कि प्रेसिडेंट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट। याद रखना कि प्रेसिडेंट जो होता है पार्लियामेंट का पार्ट होता है। He or she may not be the member of any house of the parliament. Laws are made in the house can only be passed after getting president assent. तो ऐसा है कि वो कोई लॉ पार्लियामेंट में, जैसे लोकसभा राज्यसभा इंडिया में, तो उसका मेंबर प्रेसिडेंट नहीं होता है, बट वो पार्लियामेंट का पार्ट है। क्यों? इवन दो ही इज़ नॉट द मेंबर ऑफ आइदर हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, बट कोई भी लॉ बिना उसके सिग्नेचर के कोई भी आई मीन बिल होता है, लॉ तब तक नहीं बनता जब तक कि उससे प्रेसिडेंट का सिग्नेचर नहीं मिल जाता है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से वी कैन से दैट प्रेसिडेंट इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ पार्लियामेंट विच मेक्स द लॉ। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन मुझसे समझ में आया व्हाट इज पार्लियामेंट। नेक्स्ट है व्हाई डू वी नीड पार्लियामेंट। हमें पार्लियामेंट की जरूरत क्यों पड़ती है, या व्हाई डू वी नीड पार्लियामेंट। ठीक है, सो हम समझने की कोशिश करते हैं पार्लियामेंट की जरूरत क्यों है हमें। सो नेक्स्ट है वी नीड पार्लियामेंट। सो इट इज़ एन फाइनल अथॉरिटी फॉर मेकिंग लॉ। फाइनल अथॉरिटी मतलब इंडिया में अगर किसी को पावर है लॉ बनाने का फाइनली, तो वो है पार्लियामेंट के पास। सो फाइनल, ठीक है, सो इट इज़ द फाइनल अथॉरिटी ऑफ मेकिंग लॉ। सो पार्लियामेंट मेक्स द लॉ फॉर द कंट्री एंड दैट इज वाई वी नीड इट। ठीक है, नेक्स्ट है पार्लियामेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सरसाइज सम कंट्रोल ओवर द दोज हु रन द गवर्नमेंट एंड इन इंडिया दिस कंट्रोल इज फुल एंड डायरेक्ट। इंडिया में वैसे कोई भी कंट्री में जो गवर्नमेंट चलाता है, जो लॉ बनाता है, उसके ऊपर कंट्रोल होता है और ये कंट्रोल पार्लियामेंट करता है। जैसे एग्जांपल हम इंडिया में आपको पता है कि 2 हाउसेस है, लोकसभा और राज्यसभा है, ठीक है। और लोकसभा में गवर्नमेंट होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट होते हैं, डिप्टी मिनिस्टर होते हैं, इस तरह से लोकसभा में, ठीक है। अब लोकसभा लेकिन पार्लियामेंट जो है, पार्लियामेंट मतलब हम दोनों हाउसों को मिला के बोलते हैं। और लोकसभा के जो मेंबर हैं जो कि हु आर नॉट द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट के पार्ट नहीं है, जो अपोजिशन मेंबर है, वो क्वेश्चन पुट कर सकते हैं गवर्नमेंट से
और इस तरह से गवर्नमेंट को उनके क्वेश्चन का आंसर देना पड़ता है, और इस तरह से पार्लियामेंट ट्राई टू कंट्रोल दोज हु आर इन पावर, दोज हु फॉर्म्स द गवर्नमेंट, ऐसे लोगों को कंट्रोल करता है, ठीक है। सो नेक्स्ट है पार्लियामेंट कंट्रोल ऑल द मनी दैट गवर्नमेंट हैव, मनी कैन बी स्पेंड ओनली पार्लियामेंट अप्रूव्स। देखो आपको पता है कि गवर्नमेंट मतलब मैंने बताया ना कि ये लोकसभा है, ठीक है। सो ये लोकसभा में कितने मेंबर होते हैं? 543 मेंबर होते हैं, और 543 में से 273 चाहिए किसी भी पार्टी को सरकार बनाने के लिए। जैसे जिस भी पार्टी को 273 मिलता है वो सरकार बना लेता है, और बाकी लोग अपोजिशन में बैठ जाते हैं। अब क्या है कि कोई जरूरी नहीं है 273 हो, ज़्यादा भी हो सकता है, 250 हो सकता है, सॉरी 300 350, जैसे अभी बीजेपी का मोर देन 350 सीट्स हैं। तो इस तरह से अब क्या होता है कि यहाँ पे क्या बता रहा है कि अब यहाँ पे ये 273 जो होते हैं पार्टी जीतता है, उसका लीडर जो होता है प्राइम मिनिस्टर बनता है। जैसे कि बीजेपी जीत गया तो बीजेपी का जो लीडर है मोदी, वो प्राइम मिनिस्टर बने। प्राइम मिनिस्टर के साथ बहुत सारे इंपॉर्टेंट मिनिस्टर होते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है, पीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं। फिर उनके इर्द गिर्द और कुछ मिनिस्टर होते हैं, उसको हम डिप्टी मिनिस्टर बोलते हैं, उसको मिनिस्टर ऑफ स्टेट होता है। इस तरह से बहुत सारे मिनिस्टर होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि पीएम को या गवर्नमेंट कैन नॉट स्पेंड इवन सिंगल रुपी विदाउट द परमिशन ऑफ द पार्लियामेंट। इन्हें पैसा मांगना होता है थ्रू बजट इंट्रोड्यूस करते हैं, बजट डिस्कस किया जाता है, देन पास किया जाता है, पास मतलब पार्लियामेंट पास करता है, एंड देन दे आर अलाउड टू स्पेंड द मनी। सो इन दिस वे पार्लियामेंट कंट्रोल द मनी ऑल्सो व्हाट गवर्नमेंट स्पेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट है पार्लियामेंट इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ डिबेट एंड डिस्कशन इन एनी कंट्री। कोई भी कंट्री में पार्लियामेंट में जो मेंबर आते हैं वो डिस्कशन करते हैं, डिबेट करते हैं, और इस तरह से ये एक सबसे बड़ा डिबेटिंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पे कि जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं दे कम एंड डिस्कस देयर प्रॉब्लम एंड इवन हाँ, तो इस तरह से वी सी दैट इट इज़ ए बिगेस्ट प्लेटफॉर्म वेयर डिबेट एंड डिस्कशन टेक प्लेस। सो ठीक है, समझ में आया आपको कि पार्लियामेंट को चाहिए हमें। देयर आर 4 पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, जो मैंने अभी ऊपर बात कर रही थी ना, लोकसभा की और राज्यसभा। सो 2 हाउसेज जो हैं इनमें क्या डिफरेंस है। एक तो सबसे पहला है कि नंबर ऑफ मेंबर्स, तो इसमें 543 मेंबर प्लस 2 मेंबर होते हैं, और मैं बताऊंगा 2 मेंबर कौन से होते हैं। नेक्स्ट है इसमें 238 मेंबर होते हैं प्लस आपका 12 मेंबर होते हैं। सो दीज आर द मेंबर दैट इज देयर इन द लोकसभा एंड राज्यसभा। देखो 543 मेंबर जो होते हैं दे आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय पीपल, और 2 मेंबर जो होते हैं दे बिलोंग टू एंग्लो इंडियन कम्युनिटी, यानी कि जो ब्रिटिश अंग्रेज जो है इंडिया में रह गए ऐसे, और दे डिड नॉट गो बैक टू देयर ओन कंट्री, सच पीपल आर कॉल्ड एंग्लो इंडियन। तो अगर वो थ्रू नॉर्मल इलेक्शन के थ्रू इलेक्ट होकर नहीं आए हुए हैं तो 2 सीट्स रिजर्व होता है उनके लिए, और प्रेसिडेंट उन 2 सीटों पे इनको नॉमिनेट कर सकता है, ठीक है। सो जनरली इट इज नॉमिनेटेड बाय, और बाकी 543 जो मेंबर होते हैं वो इलेक्शन में के द्वारा चुन के आते हैं। राज्यसभा में होता है टोटल 250 मेंबर होते हैं, कितना 250 होते हैं, जिसमें कि 238 जो होता है स्टेट भेजता है। स्टेट मतलब स्टेट में जो हु आर एक्सपर्ट इन, ठीक है। 238 मेंबर जो होते हैं वो स्टेट गवर्नमेंट को सीट अलॉट किया गया है हर स्टेट को, डिपेंडिंग अपॉन द पॉपुलेशन और साइज के बेसिस पे कि कितना मेंबर भेज सकता है। तो हर स्टेट गवर्नमेंट जो भी नंबर उनको स्पेसिफाई किया गया उसके हिसाब से तो वो सेंड करते हैं। सो वो टोटल जो होते हैं पूरा इंडियन स्टेट्स को 238 आते हैं, और 12 मेंबर जो होता है प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है। अगर मान लो कि यहाँ पे 12 मेंबर्स तो टोटल 250 होता है। 12 मेंबर वो होते हैं जो कि ऐसे लोग होते हैं, प्रेसिडेंट चुनता है बेसिकली, याद रखना है, हु अपॉन नॉमिनेट दिस 12 मेंबर्स, तो प्रेसिडेंट। और दूसरी बात यह है कि ये प्रेसिडेंट जो चुनता है ना वो ऐसे लोगों को चुन सकता है जो कि जिन्होंने कंट्रीब्यूट कर रखा है आर्ट में, साइंस में या किसी भी फील्ड में, उनका कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा। तो ऐसे लोग सचिन तेंदुलकर चुन के आते हैं, कभी आए हुए हैं पहले राज्यसभा में, तो ये चुन के नहीं आए हुए, इलेक्शन के थ्रू नहीं आए हुए, बल्कि प्रेसिडेंट ने इनके कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स में उसके लिए चुना हुआ है। हेमा मालिनी और भी बहुत सारे हीरो हीरोइंस चुन के आते हैं। सो इवन दे आर ऑल्सो नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट बिकॉज दे हैव कंट्रीब्यूटेड अ लॉट इन द फील्ड ऑफ आर्ट, सिनेमा एंड ऑल। अब दूसरा जो पॉइंट है टेन्यूर मतलब कितने साल के चुने जाते हैं, 5 साल के लिए, और ये 6 साल के लिए होता है, ठीक है। सो इसमें 6 साल में होता है ये। और दूसरी बात है कि ये जो टाइप ऑफ हाउस टेम्पररी हाउस है, और इसको बीच में भी डिजोल्व हो सकता है। मैंने बताया था ना कि 273 तो चाहिए सीट्स,
तभी जाकर कोई सरकार बन सकता है। मान लो बीच में कभी भी ऐसा होता है कि 273 सीट से कम मिलता है उनको, कम हो जाता है मेंबर, मान लो 2-4 मेंबर बीजेपी से छोड़ के चले गए बाहर, और तो ये 273 का जो ये है फिगर है वो कम हो जाएगा 270। तो अगर एक भी मेंबर कम हो जाता है तो उस समय गवर्नमेंट के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन पास किया जाता है कि हमें इस सरकार पे भरोसा नहीं है। यहाँ पे भरोसा का मतलब ये होता है कि इस सरकार को रिक्वायर जो नंबर ऑफ सीट चाहिए वो है नहीं, तो उस सिचुएशन में गवर्नमेंट को प्रूव करना पड़ता है कि उसको मेजोरिटी है कि नहीं। अगर मान लो प्रूव नहीं कर पाया तो उस सिचुएशन में गवर्नमेंट जो है वो रिजाइन करना पड़ता है, सरकार गिर जाता है। ठीक है, सो दैट इज़ टेम्पररी, इसीलिए टेम्पररी हाउस कैन बी डिजोल्व अर्लियर ऑल्सो। ये परमानेंट हाउस होता है, इसको हम डिजोल्व नहीं कर सकते। क्यों परमानेंट होता है? क्योंकि 1/3 मेंबर जो होते हैं ना इसका हर 2 साल में रिटायर होते हैं, और 1/3 मेंबर जो होता है उसमें आई मीन चुन के भेजा जाता है बाय द स्टेट गवर्नमेंट। तो इस तरह से इट ऑलवेज रिमेन परमानेंट। टाइप्स ऑफ हाउसेस क्या है? टेम्परेरी, ये बता दिया मैंने। नेक्स्ट है इलेक्शन। इसके जो लोकसभा के इलेक्शन होते हैं डायरेक्ट होते हैं और ये इनडायरेक्टली। यहाँ पे जो स्टेट लेजिस्लेचर होते हैं ना, जो चुन के आते हैं स्टेट में, जो एमएलए होते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, वो चुन के भेजते हैं मेंबर को, मेंबर ऑफ राज्यसभा को, इसलिए इनडायरेक्ट इलेक्टेड होता है। पावर जो होता है मोर पावरफुल होता है देन द राज्यसभा, लेस पावरफुल देन द लोकसभा। सो राज्यसभा उतना पावरफुल नहीं होता है क्योंकि डायरेक्टली इलेक्टेड बाय पीपल नहीं होता है, ये डायरेक्टली इलेक्टेड बाय पीपल होता है लोकसभा, इसलिए ये जो है वो ज़्यादा पावरफुल होता है। नेक्स्ट है अदर नेम। अदर नेम इसका क्या है? हाउस ऑफ पीपल बोलते हैं या लोअर हाउस भी बोलते हैं। ठीक है, हाउस ऑफ पीपल। और ये जो था काउंसिल ऑफ स्टेट है या अपर हाउस बोलते हैं। सो राज्यसभा या अपर हाउस और लोकसभा या लोअर हाउस। ठीक है, समझ में आया आपको? नेक्स्ट है लोकसभा एक्सरसाइज सुप्रीम पावर ओवर द राज्यसभा। लोकसभा ज़्यादा पावर इंजॉय करता है राज्यसभा के मुकाबले। कैसा है, कैसे आपको पता है ये बात? सो एनी ऑर्डिनरी लॉ नीड टू बी पास्ड बाय बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट, बट इफ देयर इज डिफरेंसेस बिटवीन द टू हाउसेज देन द फाइनल डिसीजन is taken in the joint session which both the houses sit together due to majority Lok Sabha is likely to dominate in this। देखो मान लो क्या होता है ना कि कोई भी ऑर्डनरी बिल होता है, मैं बताऊंगा इसके बारे में ऑर्डनरी बिल मनी बिल में क्या डिफरेंस है। तो कोई भी अगर ऑर्डनरी बिल है, ऑर्डनरी बिल, ठीक है, अगर ऑर्डनरी बिल इंट्रोड्यूस लोकसभा में होता है, ठीक है, लोकसभा में इंट्रोड्यूस होता है, यहाँ पे लोकसभा पास करता है, देन अगर राज्यसभा में भेजा जाता है, अगर राज्यसभा पास नहीं किया तो क्या होता है? अगर राज्यसभा पास कर दिया देन प्रेसिडेंट को भेजा जाता है, प्रेसिडेंट का सिग्नेचर के बाद वो लॉ बन जाता है। ये प्रोसीजर है। अब मान लो कि राज्यसभा ने इसको पास नहीं किया तो उस समय डेडलॉक हो जाता है, इसको बोलते हैं डेडलॉक। एक ने पास किया, एक ने नहीं पास किया, सो दैट इज कॉल्ड डेडलॉक। सो जब भी डेडलॉक होता है ज्वाइंट सेशन ऑफ बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट, ज्वाइंट सेशन ऑफ बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट किया जाता है। और क्योंकि लोकसभा में ज़्यादा मेंबर हैं तो इसलिए लोकसभा ज्वाइंट सेशन में भी बिल को पास करवा लेता है। ठीक है, एंड देन इट इज सेंट टू प्रेसिडेंट फॉर सेंट फॉर सिग्नेचर एंड फाइनली इट बिकम लॉ। नेक्स्ट है सेकंड जो है लोकसभा। लोकसभा एंजॉय मोर पावर इन मनी मैटर। आपको पता है ना मनी बिल, आपको देखो कैसे पता है कि मनी बिल, देखो हाउ लोकसभा एंजॉय मोर पावर इन मनी बिल विथ रिगार्ड टू मनी बिल। मनी बिल कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस इन लोकसभा, ये राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता है। ठीक है, और दूसरी बात है कि राज्यसभा में मनी बिल अगर मान लो कि लोकसभा इंट्रोड्यूस किया, लोकसभा में पास कर दिया गया, पास करने के बाद राज्यसभा में भेजा गया, और राज्यसभा अगर उस बिल को 14 डेज के अंदर पास नहीं करता है तो ये मान लिया जाता है कि ये पास हो गया एंड देन फाइनली सेंड टू प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट इसे साइन कर देता है। यानी कि राज्यसभा को सिर्फ डिस्कशन का पावर है, वो भी ओनली फॉर 14 डेज। अगर 14 डेज के अंदर पास नहीं करता है देन इट इज एज्यूम, ये मान लिया जाता है कि ये पास कर दिया एंड देन सेंड टू प्रेसिडेंट फॉर सिग्नेचर। प्रेसिडेंट को मना नहीं करता है क्योंकि मनी बिल लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाता है प्रेसिडेंट के प्रायर परमिशन से, परमिशन लेने के बाद ही इंट्रोड्यूस किया जाता है, इसलिए उसको मना नहीं करता। थर्ड क्या है, थर्ड कौन सा पॉइंट में लोकसभा ज़्यादा पावरफुल है? कंट्रोल द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड ओनली पर्सन हु एंजॉय द सपोर्ट ऑफ द मेजोरिटी मेंबर इन द लोकसभा इज अपॉइंटेड एज प्राइम मिनिस्टर। इट इज़ द लोकसभा हु कैन पास ए वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट द गवर्नमेंट। राज्यसभा का ये पावर। देखो एक क्या होता है ना कि मैंने बताया ना लोकसभा, ये लोकसभा में मान लो इसमें 543 मेंबर हैं, जो जिसको 273 का सपोर्ट मिलता है वो सरकार बना लेता है। ठीक है, गवर्नमेंट बन गया इनका। अब क्या होता है कि तो जो अपोजिशन वगैरह मेंबर जो होते हैं दे कैन आस्क क्वेश्चन टू द गवर्नमेंट, और इस तरह से यहाँ पे जो लोकसभा है वो कंट्रोल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मतलब होता है प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होते हैं, जो कि बहुत पावरफुल होते हैं, गवर्नमेंट के पार्ट होते हैं, उनको कंट्रोल करता है। ठीक है, तो इस तरह से दिस इज द ओनली लोकसभा हैज द पावर टू कंट्रोल द गवर्नमेंट। और दूसरा क्या है इसके अंदर कि ओनली मेंबर ऑफ लोकसभा कैन पास द वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन, ओनली द मेंबर ऑफ लोकसभा कैन पास द वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन, यानी कि लोकसभा के
पास ए वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट गवर्नमेंट, राज्यसभा डज नॉट हैव दिस पावर। देखो पहले तो हमें ये समझना है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन होता क्या है। आपको पता है कि 273 सीट्स चाहिए। अगर मान लो किसी भी पार्टी को जो गवर्नमेंट को उससे कम सीट है, तो अगर ऐसा लगता है अपोजिशन को कि उस पार्टी को कम नंबर ऑफ सपोर्ट है 273 से, तो अपोजिशन कैन पास ए वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन। और उस सिचुएशन में गवर्नमेंट को प्रूव करना पड़ता है कि क्या उसे 273 का सपोर्ट है कि नहीं। अगर मान लो कम होता है, एक भी कम होता है, तो गवर्नमेंट विल हैव टू रिजाइन और सरकार गिर जाता है उसमें। तो इसको बोलते हैं, तो इस तरह से पार्लियामेंट कंट्रोल करता है गवर्नमेंट को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ एग्जीक्यूटिव। दो तरह के एग्जीक्यूटिव कौन से होते हैं। सो एग्जीक्यूटिव आपको पता है क्या होता है। अब दो तरह कौन कौन से होते हैं। सो एग्जीक्यूटिव इज दैट ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ। लॉ जो लेजिस्लेचर बनाता है उसको इम्प्लीमेंट करने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसके पास होता है, एग्जीक्यूटिव के पास होता है। ठीक है, सो दो तरह के एग्जीक्यूटिव होते हैं, एक तो परमानेंट और पॉलिटिकल। सो पहले हम पॉलिटिकल देखते हैं। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होता है क्या है। दे आर दोज हु आर इलेक्टेड बाय द पीपल। पॉलिटिकल मतलब इलेक्टेड बाय द पीपल, इलेक्शन होता है इनको। ठीक है, दे आर इलेक्टेड बाय द पीपल फॉर स्पेसिफिक पीरियड, 5 साल के लिए चुने जाते हैं आमतौर पर इंडिया में। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव आर वन हु टेक बिग डिसीजन। तो यही लोग सारे डिसीजन लेते हैं कि किस तरह का लॉ चाहिए हमें, कितना पैसा कहाँ एलोकेट करना है। सो ऑल पॉलिसी एंड प्रोग्राम आर मेड बाय पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव या दोज हु आर इलेक्टेड बाय द पीपल, इट इज़ दे हु टेक ऑल द डिसीजन। बट ऑन द अदर हैंड देयर इज परमानेंट एग्जीक्यूटिव ऑल्सो। ये कौन होते हैं, दे आर द पीपल हु आर अपॉइंटेड ऑन द लॉन्ग टर्म बेसिस। जैसे सरकारी नौकरी करने वाले होते हैं, ये एक बार चुनते हैं तो दे रिमेन इन ऑफिस टिल दे रिटायर, जब तक रिटायर नहीं हो जाते हैं। दे रिमेन इन ऑफिस इवन व्हेन रूलिंग पार्टी रिजाइन। अगर मान लो कि सरकार बदल जाता है, लेकिन पॉलिटिकल ये परमानेंट एग्जीक्यूटिव जो होते हैं वो बने रहते हैं, वो रिजाइन नहीं करते हैं। उनका मेन वर्क क्या होता है कि असिस्ट करना पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव को डे टू डे एक्टिविटी बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन को कैरी ऑन करने के लिए। सिविल सर्वेंट जो होता है फॉलो इन दिस कैटेगरी। ठीक है, सो हमने क्या देखा, दो तरह के एग्जीक्यूटिव होते हैं। एग्जीक्यूटिव दो तरह के होते हैं, एक तो परमानेंट और एक होता है पॉलिटिकल। ठीक है, पॉलिटिकल जो होता है जो इलेक्शन के द्वारा चुन के आते हैं, मिनिस्टर्स वगैरह होते हैं, और इन लोग सारे डिसीजन लेते हैं ये लोग। और परमानेंट जो होता है सिविल सर्वेंट या सरकारी नौकरी करने वाले लोग होते हैं, और इन लोग के थ्रू ही जो भी पॉलिसी प्रोग्राम होता है वो एक्चुअली इंप्लीमेंट होता है। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट, वाई डू पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव हैव मोर पावर देन परमानेंट। ठीक है, आमतौर पर आपको पता है कि सारे डिसीजन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव लेते हैं, तो क्यों उनके पास ज़्यादा पावर है। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव हैव आर आंसरेबल फॉर द स्टेप्स टेकन बाय देम टू द पीपल। देखो जो भी डिसीजन गवर्नमेंट लेता है उसके लिए वो आंसरेबल है। लोग क्वेश्चन पुट कर सकते हैं गवर्नमेंट से कि आपने ये डिसीजन क्यों लिया, और उन्हें जवाब देना होता है। और दैट इज़ वाई दे हैव बीन गिवन मोर पावर। डेमोक्रेसी में जो इलेक्टेड बाय द पीपल होते हैं ना, दे आर मोर पावरफुल। देखो मिनिस्टर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल एंड परफॉर्मिंग देयर ड्यूटी ऑन बिहाफ ऑफ देम, सो दे आर मोर पावरफुल। समझ में आया। यहाँ पे क्या होता है कि एक तो है कि जो मिनिस्टर्स या गवर्नमेंट होता है वो आंसरेबल होता है, एंड दैट इज द रीजन वाई दे हैव बीन गिवन मोर पावर। दूसरा है कि दे आर इलेक्टेड बाय द पीपल, और डेमोक्रेसी में रिप्रेजेंटेशन जो होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, वो ज़्यादा पावरफुल होना चाहिए और होते भी हैं। ये कारण है कि जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होता है वो पावरफुल होता है। डिफरेंस क्या है पॉलिटिकल और परमानेंट में, कि मिनिस्टर्स आर पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, ठीक है, जो चुन के आते हैं इलेक्शन के द्वारा। सिविल सर्वेंट, IAS ऑफिसर, ये सब परमानेंट एग्जीक्यूटिव होते हैं। बैंक ऑफिशियल हो गए, दे आर इलेक्टेड बाय द पीपल, और दे आर नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल, दे आर अपॉइंटेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर मेरिट्स। एग्जाम होता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है, उसमें जो क्वालिफाई करता है वो चुन के आता है। नेक्स्ट है दे सर्व फॉर द पीरियड ऑफ 5 ईयर, 5 साल के चुने जाते हैं, और ये जब तक रहते हैं रिटायर नहीं हो जाते हैं। दे आर डायरेक्टली अकाउंटेबल टू द पीपल, इनके लोग इनसे सवाल पूछ सकते हैं, मिनिस्टर से, गवर्नमेंट से या परमानेंट एग्जीक्यूटिव से, लेकिन जो सिविल सर्वेंट होते हैं वो अकाउंटेबल नहीं है। मोर पावरफुल देन द परमानेंट एग्जीक्यूटिव, ये लेस पावरफुल है। ठीक है, ये 5 पॉइंट मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। नेक्स्ट जो है कि राइट ए शॉर्ट नोट ऑन PM एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको इम्पॉर्टेंट करना है, आता है क्वेश्चन, इवन प्रीवियस क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है, परमानेंट और पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, तो इसको भी कर लेना आप। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि किस तरह से प्राइम मिनिस्टर जो है, प्राइम मिनिस्टर के बारे में हमें जानना है कि प्राइम मिनिस्टर कौन होता है, क्यों इम्पोर्टेंस है प्राइम मिनिस्टर का। एक तो ही और सी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव ऑफ आवर कंट्री। सो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव हेड है एक तरह से, जो लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी को हम प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं।
हिज टेन्योर इज़ नॉट फिक्स्ड। दूसरी बात है कि क्यों फिक्स नहीं है? वैसे तो 5 साल के लिए चुना जाता है, लेकिन फिक्स क्यों है? नहीं है क्योंकि अगर मान लो कि एक कोई भी प्राइम मिनिस्टर या गवर्नमेंट तभी तक पावर में रह सकता है जब तक उसे मेजोरिटी है। अगर अपोजिशन को लगता है कि हाँ इस गवर्नमेंट को मेजोरिटी सपोर्ट नहीं है तो दे कैन पास ए वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन, और उस समय प्रूव करना पड़ता है गवर्नमेंट को कि उसे मेजोरिटी है कि नहीं है। अगर मान लो मेजोरिटी नहीं होता है, कम हो जाता है, एक भी कम हो जाता है तो सरकार को रिजाइन करना पड़ता है। एंड दैट इज़ वाई कॉल इट दैट देयर टेन्योर मतलब टाइम पीरियड, जितने समय के लिए चले जाते हैं वो फिक्स नहीं होता है। ठीक है, ही और सी कंटिन्यू टू रिमेन इन पावर टिल द टाइम हिज और हर पार्टी हैज मेजोरिटी इन लोकसभा, ये बताया मैंने अभी थोड़ी देर पहले। नेक्स्ट है ही और सी इज द लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी। ठीक है, और कोalition, आपको पता है ना कि जब भी कोई पार्टी जीतता है, मान लो कि कोई भी पार्टी को 273 सीट से या उससे ज़्यादा सीट मिल गया, तो उस पार्टी, सपोज बीजेपी हो गया या कांग्रेस हो गया या कोई और पार्टी हो गया, इसे इतना सीट मिल जाता है, इसके लीडर को हम क्या करते हैं? प्राइम मिनिस्टर चुनते हैं। पीएम बिकम द लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी। सो वही यहाँ पे बताया हुआ। उसके बाद नेक्स्ट है देयर इज़ नो डायरेक्ट इलेक्शन फॉर द पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर के लिए डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता है। जैसे हम यूएस में चले जाए तो प्रेसिडेंट के लिए डायरेक्ट इलेक्शन होता है, लेकिन हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर के लिए डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता। वो जो पार्टी जीतता है उसके लीडर प्राइम मिनिस्टर बन जाता है। पीएम चूज हिज और हर ओन कैबिनेट मिनिस्टर। आपको पता है ना कि प्राइम मिनिस्टर होता है, उसके बाद कौन ये कैबिनेट मिनिस्टर होता है, जो इंपॉर्टेंट मिनिस्टर होते हैं, रेलवे हो गया, फॉरेन अफेयर हो गया, होम मिनिस्टर हो गया, ये सारे फाइनेंस मिनिस्टर हो गया, ये सारे कैबिनेट मिनिस्टर हैं। और ये प्राइम मिनिस्टर ही एक बार प्राइम मिनिस्टर चुन लिया जाता है तो प्राइम मिनिस्टर कैबिनेट मिनिस्टर का लिस्ट बना के प्रेसिडेंट को दे देता है और प्रेसिडेंट उसको एज ए कैबिनेट मिनिस्टर चुन लेता है। द चेयर ही चेयर्स द कैबिनेट मीटिंग। जब भी कैबिनेट का मीटिंग होते हैं तो सबसे आगे बैठता है और वही चेयर करता है। ही और सी कोऑर्डिनेट द वर्क ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट। आपको पता है ना कि ये डिपार्टमेंट, रेलवे डिपार्टमेंट हो गया, फाइनेंस डिपार्टमेंट हो गया, उसके बाद फॉरेन अफेयर हो गया, हो सकता है होम मिनिस्टर हो गया, तो इनके काम को कोऑर्डिनेट करता है, देखता है कि सब कुछ मिलजुल के काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। हिज और हर डिसीजंस आर फाइनल इन केस ऑफ द डिसएग्रीमेंट। और मान लो दो मिनिस्टर के बीच में, होम मिनिस्टर फाइनेंस मिनिस्टर में कुछ डिसएग्रीमेंट है, तो जो प्राइम मिनिस्टर जो डिसीजन लेता है वही फाइनल होता है। तो इस तरह से ये भी काम करता है। ही और सी हैज़ द पावर टू डिसमिस एनी मिनिस्टर। कोई मिनिस्टर अगर मान लो बात नहीं मानता है प्राइम मिनिस्टर, तो प्राइम मिनिस्टर चाहे तो उसको डिसमिस कर सकता है। व्हेन द पार्टी क्विट व्हेन द पीएम क्विट्स द मिनिस्टर ऑल्सो क्विट। देखो जब प्राइम मिनिस्टर रिजाइन करता है तो सारे मिनिस्टर रिजाइन कर देता है। ठीक है, तो इस तरह से हम बोलते हैं दे सिंक एंड सिंग SING और सिंक SIN के, गाते भी एक साथ हैं, डूबते भी एक साथ हैं। सो दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, अब आता है प्राइम मिनिस्टर जो होता है सबसे सेंटर में होता है, उसके बाद उसके इर्द गिर्द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी 3 तरह के होते हैं, एक तो कैबिनेट हो गया, उसके बाद दूसरा जो हो गया मिनिस्टर ऑफ स्टेट, और एक डिप्टी मिनिस्टर। ठीक है, ये डिप्टी मिनिस्टर हो गया, मिनिस्टर ऑफ स्टेट हो गया, और एक कैबिनेट मिनिस्टर हो गया। सो इन पूरों को हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बोलते हैं। इट इज़ द ऑफिशियल नेम ऑफ द बॉडी दैट इंक्लूड ऑल द मिनिस्टर्स। इट यूजुअली हैव 60 to 80 मिनिस्टर्स होते हैं इसके अंदर। तो टोटल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में 60 to 80 हो सकते हैं। ठीक है, कोई भी हो सकता है, कितना भी हो सकते हैं। कैबिनेट मिनिस्टर सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं प्राइम मिनिस्टर के इर्द गिर्द। दे आर यूजुअली द टॉप लेवल लीडर ऑफ द रूलिंग पार्टी। दे आर इन चार्ज ऑफ मेजर मिनिस्ट्रीज कैबिनेट नोन एज इनर रिंग ऑफ द काउंसिल। जैसे होम मिनिस्टर हो गया, रेलवे मिनिस्टर हो गया, फॉरेन अफेयर मिनिस्टर हो गया, फाइनेंस मिनिस्टर हो गया, ये कैबिनेट मिनिस्टर के अंदर आते हैं, सबसे इनर सर्किल के अंदर आते हो। मिनिस्टर ऑफ स्टेट विथ इंडिपेंडेंट चार्ज। देखो मिनिस्टर ऑफ स्टेट जिसे मैंने बताया ना कि सबसे पहले तो ये हो गया कैबिनेट मिनिस्टर, ये कैबिनेट मिनिस्टर। ठीक है, उसके बाद होता है मिनिस्टर ऑफ स्टेट। मिनिस्टर ऑफ स्टेट में भी ना कुछ को इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट मिल जाता है। दी मिनिस्टर आर इन चार्ज ऑफ द स्मॉल मिनिस्ट्री। उतने बड़े मिनिस्ट्री नहीं, रेलवे वगैरह जैसा नहीं, पर छोटे छोटे मिनिस्ट्री का देखभाल मतलब इनको चार्ज मिल जाता है। दे पार्टिसिपेट इन कैबिनेट मीटिंग व्हेन स्पेशली इन्वाइटेड। जब उनको इन्वाइट किया तभी जाके कैबिनेट मिनिस्टर के मीटिंग में पार्टिसिपेट होते हैं, वैसे नहीं करते। दूसरा आता है मिनिस्टर ऑफ स्टेट। मिनिस्टर ऑफ स्टेट के होते हैं दे आर अटैच टू द कैबिनेट मिनिस्टर एंड आर रिक्वायर्ड टू असिस्ट। तो कैबिनेट मिनिस्टर जैसे रेलवे मिनिस्टर हो, कैबिनेट मिनिस्टर है, तो इनको मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो होते हैं ना वो इनसे अटैच होते हैं और ये कोऑपरेट करते हैं, ये हेल्प करते हैं, असिस्ट करते हैं रेलवे मिनिस्ट्री को या जो भी कैबिनेट मिनिस्टर है उनको, इसीलिए इनको मिनिस्टर ऑफ स्टेट बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है कैबिनेट सेक्रेटरी। एवरी मिनिस्ट्री हैज सेक्रेटरी हु आर सिविल सर्वेंट। तो ये तो हो गया पॉलिटिकल, प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हो गया। ठीक है, लेकिन हर जैसे होम मिनिस्ट्री है, होम मिनिस्ट्री के नीचे जो आता है तो मिनिस्टर्स हो गए, उसके नीचे कैबिनेट सेक्रेटरी आते हैं। कैबिनेट सेक्रेटरी जो होते हैं
वो परमानेंट एग्जीक्यूटिव होते हैं, आईएएस ऑफिसर होते हैं, ठीक है। दीज सेक्रेटरीज प्रोवाइड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन टू द मिनिस्टर विच हेल्प देम इन टेकिंग डिसीजन। देखो आमतौर पे ये बहुत सालों से रूल कर 20-25 सालों से आईएएस ऑफिसर रूल एडमिनिस्टर करते आ रहे, तो उनको ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है दिन द मिनिस्टर, तो उस समय वो असिस्ट करते हैं मिनिस्टर्स को अपने ड्यूटी को प्रॉपर वे में परफॉर्म करने में। दीज पीपल आर नोन एज कैबिनेट सेक्रेटरी। इट इंक्लूड मेनी सीनियर सिविल सर्वेंट हु ट्राई टू कोऑर्डिनेट द वर्किंग ऑफ द डिफरेंट मिनिस्ट्रीज, ठीक है। सो हर मिनिस्ट्री का अपना एक कैबिनेट सेक्रेटरी होता है, और कैबिनेट सेक्रेटरी जो होते हैं जो परमानेंट सिविल सर्वेंट होते हैं, आईएएस ऑफिसर्स होते हैं, और उन लोग ज़्यादा एक्सपीरियंस होते हैं, तो दे कैन असिस्ट मिनिस्टर्स इन कैरिंग ऑन देयर फंक्शंस। नेक्स्ट है वाई पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी इज एबल टू कॉल्ड कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन वेरियस कंट्री। देखो पार्लियामेंट्री को हम कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्यों बोलते हैं? सिंपल सी बात है कि कैबिनेट जो होता है वो इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट होता है, और कैबिनेट मिनिस्ट्री जो होते हैं वो सारे डिसीजन करीब करीब वही लेते हैं। सो इन इंडिया एंड इन अदर कंट्री मेजर डिसीजन आर टेकन बाई प्राइम मिनिस्टर विद द हेल्प ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है। सो 10 द पार्लियामेंट, इसीलिए क्योंकि सारा पार्लियामेंट्री फॉर्म गवर्नमेंट में सारा डिसीजन प्राइम मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लेता है, क्योंकि उनका मेजोरिटी होता है हाउस में, और इसलिए वो प्राइम मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बने हुए हैं, और इट इज दे हु टेक ऑल द डिसीजन इन इंडिया और एनी कंट्री वेयर देयर इज पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, एंड दैट इज वाई पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज ए कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। नेक्स्ट है लिस्ट फ्यू डिफरेंसेस ऑफ प्राइम मिनिस्टर डिफिकल्टीज। देखो क्या क्या प्रॉब्लम प्राइम मिनिस्टर को फेस करना पड़ता है इन कोalition गवर्नमेंट। सबसे पहले हम समझते हैं कोalition गवर्नमेंट क्या होता है। कोalition गवर्नमेंट मतलब मिलीजुली सरकार। जैसे मान लो कि मैंने आपको बताया ना 273 सीट चाहिए किसी भी पार्टी को सरकार बनाने के लिए। अगर मान लो कि 273 सीट्स नहीं मिला है, मान लो बीजेपी को 200 सीट्स मिला है, कांग्रेस को मान लो 150 सीट्स मिला है, बाकी सब पार्टियों को 50, 40 कुछ सीट्स मिले हैं, और भी बहुत सारे पार्टी हैं, 10 हो गया, 8 हो गया, इस तरह से। तो किसी भी पार्टी को 273 सीट्स नहीं मिला है। उस सिचुएशन में क्या होता है कि कुछ पार्टी जो होते हैं ना, बाकी पार्टी का सपोर्ट, मतलब बीजेपी ने क्या किया, इसका ये दोनों पार्टी का सपोर्ट ले लिया, ये पार्टी एक है, ये पार्टी, तो इसको कितना हो गया 90, तो 290 हो गया। अब 290 273 से ज़्यादा है, तो अब इस सिचुएशन में बीजेपी कैन क्लेम कि वो गवर्नमेंट फॉर्म कर सकता है। सो प्रेसिडेंट किसी को भी बुला सकता है, ऐसा नहीं कि बीजेपी को ही बुलाए। अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि कांग्रेस मेजोरिटी प्रूव कर सकता है हाउस में, तो कांग्रेस को भी बुला सकता है, बट जनरली प्रेसिडेंट कॉल द दैट पार्टी विच कैन prove support majority in the house, ठीक है। when no party gets majority in the general election, the two or more party come together and form the government, such government is called coalition, ठीक है। मैंने बताया उसमें पीएम का रोल क्या कम हो जाता है या ज़्यादा होता है? ऑब्वियसली कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है? पीएम इन कोalition गवर्नमेंट कैन नॉट टेक डिसीजन एज पर हिज और हर ओन चॉइस, क्योंकि उसे बाकी पार्टी भी सपोर्ट कर रखे हैं, उनका भी उनसे भी पूछ के डिसीजन लेना पड़ेगा। मान लो अपने मर्जी से कोई डिसीजन लेता है प्राइम मिनिस्टर, और कोalition पार्टनर से नहीं पूछता है, तो उन लोग सपोर्ट छीन लेंगे। एक बार सपोर्ट छीन लिया तो सरकार गिर जाएगा। इसलिए प्राइम मिनिस्टर जो होता है अपना मर्जी से कोई भी डिसीजन नहीं ले सकता है। ही और सी हैज़ टू एकोमोडेट कंसल्ट डिफरेंट ग्रुप्स इन डिसीजन मेकिंग, ठीक है, मैंने बताया अभी। नेक्स्ट है ही और सी हैज़ टू कंसिडर द व्यूज प्रेजेंटेड बाय पीपल फ्रॉम द कोalition पार्टी एज द सर्वाइवल ऑफ द गवर्नमेंट डिपेंड अपॉन देयर सपोर्ट, ठीक है। जो सपोर्टिंग पार्टी हैं उनके लोगों का व्यू को ध्यान में रखना पड़ता है, क्योंकि गवर्नमेंट का बने रहना उनके सपोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसलिए प्राइम मिनिस्टर का जो रोल है वो कंपैरेटिवली कम हो जाता है जब वो कोalition गवर्नमेंट होता है। अगर मान लो कि प्राइम मिनिस्टर जो है ऐसे पार्टी का लीडर है जो कि फुल मेजोरिटी मिला हुआ है, तो उस सिचुएशन में वो अपना मर्जी से डिसीजन ले सकता है, उसे किसी भी पार्टी से पूछने की जरूरत नहीं है, ठीक है। व्हाट आर द पावर एंड फंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट? सो इंपॉर्टेंट है प्रेसिडेंट का पावर और फंक्शन क्या। इससे पहले वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट था वैसे, ठीक है। तो अब देखते हैं कि हम प्रेसिडेंट जो होता है उसका क्या पावर और फंक्शन है प्रेसिडेंट का। एक तो ही और सी इज द हेड ऑफ द स्टेट, ठीक है। देखो प्राइम मिनिस्टर हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है, पीएम जो होता है हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है, और हेड ऑफ द स्टेट कौन होता है? स्टेट मतलब कंट्री, यहाँ पे प्रेसिडेंट होता है, ठीक है। ये ध्यान रखना है कि हेड ऑफ द स्टेट मतलब यहाँ पे पूरा कंट्री का हेड कौन होता है? प्रेसिडेंट होता है, और गवर्नमेंट का हेड होता है प्राइम मिनिस्टर होता है, ठीक है। इन आवर पॉलिटिकल सिस्टम हेड ऑफ द स्टेट इंजॉय नॉमिनल मतलब सिर्फ नाम के लिए। प्रेसिडेंट को जो भी पावर होता है ना वो सिर्फ नाम के लिए होता है, ना कि रियल सेंस में वो इंजॉय करता है।
प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लाइक द क्वीन ऑफ इंग्लैंड, और आज किंग है वहाँ पे, ठीक है, क्वीन मर चुकी हैं तो अब उनकी जगह पे किंग आ गए हैं, तो किंग ऑफ इंग्लैंड हुज फंक्शंस आर लाइक टू ए लार्ज एक्सटेंट सेरेमोनियल, सिर्फ सेरेमोनियल होता है, फंक्शनल रियल पावर नहीं होता है, सिर्फ दिखाने के लिए होता है। उसी तरह से हमारे यहाँ प्रेसिडेंट हैं, वो भी सिर्फ सेरेमोनियल पावर इंजॉय करते हैं, नाम के लिए इंजॉय करते हैं। सारा पावर जो होता है ना वो एक्चुअली प्राइम मिनिस्टर हेडेड बाई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इंजॉय करता है, ठीक है। प्रेसिडेंट अपना मर्जी से कुछ भी नहीं करता है, जो भी प्राइम मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बोलते हैं उनको उसको प्रेसिडेंट एक्सेप्ट कर लेता है, क्योंकि हमारा सिस्टम ऐसा है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डायरेक्टली इलेक्टेड बाई पीपल होते हैं, सो दे आर मोर पावरफुल, बट प्रेसिडेंट जो होता है इज नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड बाई पीपल, सो ही इज नॉट गिवन मच पावर। The main work of the president is to supervise over all functioning of all the political institutions in the country। जितने भी political institution है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी, स्टेट इलेक्शन कमीशन, ये सब चीज़ का पॉलिटिकल पार्टी इनको सुपरवाइज करना है या देखना, ये फंक्शन है प्रेसिडेंट का। प्रेसिडेंट इज नॉट इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल, ठीक है, मैंने बताया था आपको, हम उसको डिस्कस करेंगे कैसे इलेक्ट होता है प्रेसिडेंट। द इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली इलेक्ट। आमतौर पर क्या होता है कि पार्लियामेंट में जितने भी सारे इलेक्टेड मेंबर होते हैं और जितने भी सारे, मान लो इंडिया में 28 स्टेट्स हैं, तो 20 स्टेट्स के में जो लेजिस्लेटिव असेंबली होता है, जहाँ पे कि जैसे पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, असम हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, वहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली है जहाँ पे कि मेंबर चुन के आते हैं। तो ऑल द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ 28 स्टेट्स इन इंडिया प्लस पार्लियामेंट के जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं, दे पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट and it is they who elect president. So in this way we can say that president is indirectly elected by people. List few powers of president क्या होता है? एक तो अपॉइंटमेंट पावर, किसको किसको अपॉइंट कर सकता है? गवर्नर को अपॉइंट करता है, अटॉर्नी जनरल को, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। स्टेट चीफ जस्टिस हाई कोर्ट को भी चुनता है, ये हाई कोर्ट है। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द प्रोसीजर फॉर पासिंग ए बिल। इम्पॉर्टेंट है, कैसे बिल कैसे कोई बिल जो है लॉ बनता है, कैसे कानून बनाया जाता है इंडिया में, इसके बारे में है। देखो ए बिल इज ए प्रोपोजल। देखो पहले तो मीनिंग ऑफ बिल लिखना हमें। बिल क्या होता है? एक प्रोपोजल होता है, किस लिए? फॉर मेकिंग लॉ। सो मान लो आता है व्हाट इज बिल? द बिल इज ए प्रोपोजल फॉर ए लॉ इज कॉल्ड बिल। फॉर बिल टू बिकम ए लॉ फॉलोइंग प्रोसीजर आर फॉलोड। क्या प्रोसीजर है? ऑर्डिनरी। देखो दो तरह के बिल होते हैं, बिल भी दो तरह के होते हैं। कौन सा? ऑर्डिनरी बिल और मनी बिल, ठीक है। मनी बिल होता है और ऑर्डिनरी बिल होता है, दो तरह के बिल होते हैं। तो सबसे पहले हम ऑर्डिनरी बिल की बात करते हैं। ऑर्डिनरी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस इन एनी हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, चाहे तो आप लोकसभा में इंट्रोड्यूस करो या राज्यसभा में इंट्रोड्यूस करो, दोनों हाउसेस हैं पार्लियामेंट के। आइदर इट कैन बी ऑर्डिनरी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस इन लोकसभा और इट कैन बी इंट्रोड्यूस इन राज्यसभा, कहीं भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। व्हेन इट इज पास्ड इन लोकसभा इट इज सेंड टू द राज्यसभा। अगर मान लो लोकसभा इंट्रोड्यूस हो, यहाँ से पास हो गया तो इसको हम राज्यसभा में भेजते हैं और राज्यसभा को भी पास करना पड़ता है। व्हेन इट इज, ठीक है, पास। देखो यहाँ पे कुछ ये लिखा हुआ था, सॉरी मैंने क्या बताया? इट इज इफ द बिल इज ए मनी बिल इट कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस इन लोकसभा। ऑर्डिनरी बिल है तो कहीं भी इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, आइदर सॉरी ऑर्डिनरी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस इन आइदर लोकसभा और राज्यसभा, बट मनी बिल कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस इन लोकसभा, ठीक है। देखो हमें यहाँ बताया हुआ कि मनी बिल के ऊपर लोकसभा को ज़्यादा पावर है देन द राज्यसभा। क्यों ज़्यादा पावर है? क्योंकि मनी बिल कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस इन लोकसभा, पहली बात है। दूसरा बात है कि अब लोकसभा ने पास किया तो फिर राज्यसभा को भेजा जाता है। राज्यसभा को 14 डेज के अंदर इसे पास करना होता है। अगर पास नहीं किया तो ये एज्यूम कर लिया जाता है कि पास हो गया और देन सेंड टू प्रेसिडेंट। इसको हम प्रेसिडेंट को भेज देते हैं और प्रेसिडेंट क्या करता है? इसे साइन कर देता है। प्रेसिडेंट अपना एसेंट दे देता है। क्यों दे देता है? क्योंकि प्रेसिडेंट मना नहीं कर सकता मनी बिल के बारे में। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि इसे प्रायर परमिशन के मतलब पहले प्रेसिडेंट से परमिशन ले लिया जाता है एंड देन ओनली इट इज इंट्रोड्यूस इन लोकसभा। सो राज्यसभा enjoy very less power, only power to discuss and to delay up to 14 days। उसके बाद अगर नहीं पास करता राज्यसभा तो मान लिया जाता पास हो गया, ठीक है। सो ये है। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं कि थर्ड पॉइंट है, आफ्टर द बिल इज पास इन बोथ द हाउसेज इट इज सेंड टू प्रेसिडेंट। मैंने बता दिया प्रेसिडेंट कैन आस्क द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू रिकन्सिडर द बिल। देखो ये जो है रिकन्सिडर का जो प्रोविज़न है वो सिर्फ ऑर्डिनरी बिल के अंदर होता है।
मनी बिल के अंदर नहीं होता है। अगर वो मनी बिल है तो पेशेंट हैज़ टू साइन इट, क्योंकि हम पेशेंट के सिग्नेचर प्रायर परमिशन से ही हम इंट्रोड्यूस करते हैं। अगर वो ऑर्डिनरी बिल है तो ऑर्डिनरी बिल में दोनों राज्यसभा, जैसे राज्यसभा है और लोकसभा है, अगर मान लो ना कभी कभी राज्यसभा और लोकसभा, इट कैन बी इंट्रोड्यूस इन एनी हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, इट कैन आइदर बी इंट्रोड्यूस इन लोकसभा और इन राज्यसभा। लेकिन अगर मान लो वो लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाता है और राज्यसभा में भेजा जाता है और राज्यसभा उसको पास नहीं करता है, देन इट इज़ कॉल्ड डेडलॉक हो गया। और डेडलॉक के बाद ज्वाइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट होता है और उस सेशन में जनरली जो लोकसभा होता है या प्राइम मिनिस्टर या काउंसिल मिनिस्टर होते हैं उसको पास करवा लेते हैं, क्योंकि उनका स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है। ठीक है, सो हमने क्या देखा यहाँ पे, किस तरह से मनी बिल कैन बिकम लॉ और इवन ऑर्डिनरी बिल कैन ऑल्सो बिकम लॉ। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे कि डिस्क्राइब द इंडियन जुडिशरी के बारे में। तो हमने देखा लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव हमने देख रखा पहले। अब जुडिशरी के बारे में देखते हैं क्या है जुडिशरी मतलब कोर्ट सिस्टम होता है। इन इंडिया इंडियन जुडिशरी कैन बी डिस्क्राइब एज फॉलोज। इट इज़ एन इंडिपेंडेंट एंड इंटीग्रेटेड। देखो हमारा जुडिशरी इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट मतलब होता है किसी के दबाव में काम नहीं करता है, ना कोई एग्जीक्यूटिव के, ना लेजिस्लेचर के, ना कोई पब्लिक के दबाव में काम करता है, एंड दैट इज व्हाट इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट जुडिशरी। नेक्स्ट है इंटीग्रेटेड में जुड़ा हुआ है। हम क्यों इंटीग्रेटेड बोलते हैं, क्योंकि यूएसए में क्या है, यूएसए में जो हर स्टेट का अपना जुडिशल सिस्टम है और फाइनल जुडिशरी वहाँ पर स्टेट में सुप्रीम कोर्ट होता है। लेकिन जैसे मान लो कोई स्टेट है, वहाँ पे जुडिशल सिस्टम यहाँ ख़त्म हो जाता है, उसके बाद वहाँ पे जो फेडरल कोर्ट ऑफ यूएसए है वो कुछ केसेस ही वहाँ जा सकते हैं, नॉट ऑल द केसेस इनको। इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में क्या है कि देखो सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट है, देन उसके नीचे हाई कोर्ट है, एंड देन वी हैव सबऑर्डिनेट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये सब कोर्ट होते हैं। और ये सुप्रीम कोर्ट जो होता है वो सुपरवाइज करता है सारे कोर्ट को। और दूसरी बात है कि फाइनल अथॉरिटी सुप्रीम कोर्ट के पास होता है। सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन लिया देन दैट इज द फाइनल एंड एवरीबडी विल हैव टू फॉलो इट। इट इज बाइंडिंग अपॉन ऑल द कोर्ट्स इन इंडिया, एंड इन दिस सेंस वी कैन से दैट इंडिया में कोर्ट, ये हमारा जुडिशरी सिस्टम इंटीग्रेटेड है, जुड़ा हुआ है एक दूसरे से। बट यूएसए में नहीं है, हर स्टेट का अपना जुडिशरी सिस्टम है और एक पूरा यूएसए का एक जुडिशरी सिस्टम है, तो वहाँ पे इंटीग्रेटेड नहीं है। समझ में आ गया ये। नेक्स्ट है हमारा कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो कंट्रोल करता है जुडिशरी एडमिनिस्ट्रेशन को ऑफ आवर कंट्री। इट कैन टेक अप एनी डिस्प्यूट बिटवीन द सिटीजन एंड द सिटीजन ऑफ द कंट्री एंड द गवर्नमेंट, टू और मोर स्टेट। तो मान लो दो स्टेट के बीच में झगड़ा होता है, देन कैन गो टू सुप्रीम कोर्ट। अगर मान लो कि सिटीजन और स्टेट के बीच में झगड़ा होता है, देन सिटीजन और स्टेट कैन गो टू सुप्रीम कोर्ट। सो इट टेक्स अप एनी डिस्प्यूट दैट अराइजेज बिटवीन टू और मोर इंडिविजुअल और बिटवीन टू और मोर स्टेट or between state and individual, so that can go to Supreme Court. Next है judiciary follow appellate system in India. A court can move from lower court to higher court and then go to the Supreme Court. So ऐसा नहीं कि कोई केस डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में चला जाता है, नहीं, पहले तो उस लोअर कोर्ट में जाता है। लोअर कोर्ट ने डिसीजन पास किया, अगर मान लो जो अगर इफ़ somebody not satisfied then they can move to हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में भी अगर उससे ये नहीं मिला, न्याय नहीं मिला, अगर लगता है उसे न्याय नहीं मिला तो ही कैन मूव टू सुप्रीम कोर्ट। सो इन दिस वे हम देखते हैं कि ये हमारा जो है अपील के थ्रू अपीलेट जुरिसडिक्शन है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा वाई इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रिमूव द जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। देखो आपको पता है कि इंडिया में once person appointed as a judges of Supreme Court and High Court, it is impossible to remove easily. इनका जो रिमूव करने का तरीका बहुत ही मुश्किल है, उसको हम इम्पीचमेंट बोलते हैं, जो नेक्स्ट क्वेश्चन में करने जा रहे हैं। और हम आसानी से इनको हटा नहीं सकते हैं कि इसका भी कारण है, अगर मान लो हम जल्दी जज को इजीली हटा सकते हैं तो जज जो है इम्पार्शियल नहीं हो पाएगा, इंडिपेंडेंट वे में डिसीजन नहीं ले पाएगा। उसे डर रहेगा कि अगर मैं डिसीजन गवर्नमेंट के खिलाफ लेता हूँ तो गवर्नमेंट हमें हटा देंगे। तो इसलिए हमने जज का जो रिमूवल है वो बहुत ही डिफिकल्ट कर रखा है इंडिया में। ठीक है, नेक्स्ट है कि प्रोसीजर क्या होता है जज को रिमूव करने का। देखो जज कैन बी रिमूव्ड बाय इम्पीचमेंट। मैंने बताया ना, इम्पीचमेंट एक प्रोसीजर है, उसके थ्रू हटा सकते हैं। दिस मोशन इज पास्ड सेपरेटली बाय द 2/3 मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा। जैसे मान लो ना कि लोकसभा है और राज्यसभा है, तो अगर हमें प्रेसिडेंट को हटाना, प्रेसिडेंट नहीं, चीफ जस्टिस को हटाना है, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को हटाना है,
तो हमें एक प्रपोजल लाना पड़ता है इधर लोकसभा में, राज्यसभा में, और लोकसभा में उसे 2/3 मेजोरिटी से, 2/3 मतलब होता है 66%, ये बहुत ज़्यादा हो जाता है, इतना से पास करना पड़ेगा। देन इट सेंड टू राज्यसभा, राज्यसभा में भी इसको 2/3 मेजोरिटी से पास होना पड़ेगा, एंड देन फाइनली जज कैन बी इम्पीच्ड और रिमूव्ड। So what we see that procedure for removal of judge is very difficult. 2/3 मतलब 66% मेंबर सपोर्ट करना पड़ेगा. So not only ruling party but also opposition has to support it. Then only he can be removed, and that makes it difficult for judges of Supreme Court, High Court to be removed. ठीक है. So why is independent judiciary powerful in India? Why is Indian judiciary powerful क्यों है इंडिया में? ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडिया में जुडिशरी पावरफुल क्यों है. सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट हैव द पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री. देखो कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सप्लेन करने का, व्याख्या करने का, कि अगर मान लो कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी कन्फ्यूजन है तो हु कंसीडर व्हाट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ दैट कन्फ्यूजन. इट इज ओनली सुप्रीम कोर्ट हैज द पावर. तो सुप्रीम कोर्ट ही कैन गिव इंटरप्रिटेशन टू कॉन्स्टिट्यूशन, और किसी को इंडिया में पावर नहीं है. सो दैट मेक द सुप्रीम कोर्ट वेरी पावरफुल इंडिया. ठीक है. दूसरा क्या है कि इंडियन जुडिशरी इज़ द गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट. आपको पता है कि हमें 6 फंडामेंटल राइट मिला हुआ है, और ये 6 फंडामेंटल राइट जो है वो जैसे राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू फ्रीडम है, एजुकेशनल, ये सब है. ठीक है. कल्चरल एजुकेशनल राइट है. तो ये राइट कोई भी छीनने की कोशिश करता है इंक्लूडिंग गवर्नमेंट, देन वी कैन गो टू कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट एंड फाइल ए केस अगेंस्ट दैट पर्सन और इंस्टीट्यूशन. सो और जुडिशरी को ये राइट है ऐसे केसेस को डील करने का. दैट ऑल्सो मेक जुडिशरी ए पावरफुल बॉडी. सिटीजन्स कैन अप्रोच टू कोर्ट फॉर जस्टिस इफ देयर मिसयूज ऑफ पावर बाय द गवर्नमेंट और एनी इंडिविजुअल. कोई भी अपने पावर को मिसयूज करता है, चाहे गवर्नमेंट कर रहा है या कोई इंडिविजुअल करता है, हम कोर्ट जा सकते हैं. एनी बॉडी कैन अप्रोच द कोर्ट इन केस ऑफ समथिंग गोज अगेंस्ट द पब्लिक इंटरेस्ट. अगर मान लो कि कोई भी जैसे कहीं पे कहीं पे चाइल्ड मैरिज प्रैक्टिस किया जा रहा है, या मान लो चाइल्ड लेबर हो रहा है, कहीं पे बच्चों को काम कराया जा रहा है, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो बच्चा जाए तभी उससे जस्टिस मिल पाएगा. एनी बॉडी जो पब्लिक स्पिरिटेड पर्सन है वो जा सकता है कोर्ट में, और इस तरह का चाइल्ड अब्यूज़ या चाइल्ड लेबर के खिलाफ केस फाइल कर सकता है, और ऐसे केसेस को हम पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन बोलते हैं. और ये भी एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस किया है इंडियन जुडिशरी में, और जिससे कि अब वो लोग जो कि फाइनेंशियली और इकोनॉमिकली एंड सोशली वीक है, ऐसे लोगों को जस्टिस मिलने लगा. इस तरह से स्कोप ऑफ जस्टिस हैज इंक्रीज नाउ. ठीक है. सो ये भी है, हम इसके बारे में पढ़ेंगे आगे, व्हाट इज पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन. नेक्स्ट है हमारा कि केस स्टडी है मंडल कमीशन के बारे में. मंडल कमीशन बहुत ही कंट्रोवर्शियल कमीशन था, और इसका डिसीजन भी कंट्रोवर्शियल था. देखो ये क्या था, एक बैकवर्ड क्लास कमीशन था, पॉपुलरली नोन है मंडल कमीशन, क्योंकि इसके हेड जो थे ना, कमीशन मतलब क्या होता है, 4, 5 या 10 लोग होते हैं, उनको गवर्नमेंट कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देता है, और उस कमीशन का जो हेड होता है, मान लो कि मंडल, बीपी मंडल थे, बीपी मंडल इस कमीशन के चेयरमैन थे, तो इस कमीशन का नाम मंडल कमीशन रख दिया. क्या रखा गया, मंडल कमीशन, क्योंकि जो हेड थे या चेयरमैन थे वो बीपी मंडल थे. तो आमतौर पे जो चेयरमैन होते हैं इस कमीशन के, उस कमीशन का जो नाम होता है उन चेयरमैन के नाम के ऊपर, इसीलिए ये 1979 में सेटअप किया गया था इंडिया में. इसका मेन टास्क क्या था, वाज टू आइडेंटिफाई कि कौन सा लोग इंडिया में सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, सामाजिक और आर्थिक रूप से कौन से लोग जो है इंडिया में बैकवर्ड है, एंड उनको डेवलपमेंट करने के लिए, उनको बेटर करने के लिए हम क्या स्टेप उठा सकते हैं. रिपोर्ट वॉज सबमिटेड इन 1980. ठीक है. 1 साल के बाद रिपोर्ट सबमिट हुआ, और इन्होंने बोला कि 27% रिजर्वेशन दे देना चाहिए सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड लोगों को, तभी जाकर उनका कंडीशन इंप्रूव हो सकता है. द रिपोर्ट वॉज डिस्कस इन पार्लियामेंट फॉर सेवरल ईयर्स, बट इट वाज नेवर इम्प्लीमेंटेड बाय द एनी रूलिंग पार्टी. तो बहुत सालों तो इसका डिस्कशन चला, लेकिन बहुत करीब 9 ईयर तक इसको कोई भी रूलिंग पार्टी आया, उन्होंने इसको इंट्रोड्यूस नहीं किया. फाइनली 1989 में जनता दल का गवर्नमेंट था, और ये गवर्नमेंट ने प्रॉमिस किया था इलेक्शन के समय कि अगर वो पावर में आते हैं तो मंडल कमीशन के रिकमेंडेशन को इम्प्लीमेंट कर देंगे. एंड फाइनली बीपी सिंह जो थे वो प्राइम मिनिस्टर बने इंडिया के. 1989 में जनता पार्टी के गवर्नमेंट बना, और बीपी सिंह प्राइम मिनिस्टर बने. उन्होंने मंडल कमीशन को इंट्रोड्यूस कर दिया. ठीक है. ऑन 6 अगस्त 1990 यूनियन कैबिनेट टुक फॉर्मल डिसीजन टू इम्प्लीमेंट द रिकमेंडेशन. पीएम इन्फॉर्म पार्लियामेंट अबाउट दिस एंड डिसीजन वाज टेकन अप. फाइनली इट वाज सेंट टू मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल एंड वाज फाइनली इम्प्लीमेंटेड. ठीक है. चलो ये हो गया, इम्प्लीमेंट हो जाता है.
मंडल कमीशन गवर्नमेंट ऑर्डर पास किया जाता है, उसको ऑफिशियल मेमोरेंडम बोलते हैं, विच कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ नंबर, डेट एंड सिग्नेचर साइनिंग अथॉरिटी was issued by the government of India on August 13, 1990। और बाद में ऑफिस मेमोरेंडम जो होता है वो इशू किया जाता है, इसमें बहुत सारा सब कुछ मेंशन होता है। और एक ऑर्डर जो होता है, दिस ऑर्डर अनाउंस मेजर पॉलिसी डिसीजन कि 27% रिजर्वेशन जो है वो सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड लोगों को मिल जाए। इस तरह से मंडल कमीशन इंडिया में इम्प्लीमेंट हो जाता है। और उसके बाद जो ओबीसी हैं या अदर बैकवर्ड कास्ट हैं या सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड ऐसे लोगों को 27% रिजर्वेशन मिल जाता है गवर्नमेंट जॉब में, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में। नेक्स्ट राइट द पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मंडल कमीशन। जो मंडल कमीशन इम्प्लीमेंट हो गया तो उसका क्या पॉजिटिव था? देखो पॉजिटिव इसमें यह था कि इसमें हम डिफरेंट क्लास के लोगों को इक्वलिटी लाने की कोशिश करते थे। ऐसा था ना कि बहुत सारे जो कम्युनिटी था, कास्ट था, वो बैकवर्ड था, और ये इनको ऊपर लाने का एक ही तरीका था कि हम उनको रिजर्वेशन दें एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में और जॉब में। सो ये था टू इन ऑर्डर टू ब्रिंग इक्वालिटी वी थॉट ऑफ इंट्रोड्यूसिंग मंडल कमीशन रिपोर्ट। इट गेव फेयर अपॉर्चुनिटी इन जॉब टू मार्जिनलाइज कम्युनिटी। मार्जिनलाइज में तो जो कम संख्या में हैं, जो बैकवर्ड हैं, ऐसे लोगों को अब पहले इन लोग इतने पढ़े लिखे नहीं थे, इतने फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं थे कि जॉब के लिए तैयारी कर सके या एजुकेशन अच्छा ले सकें, और इसकी वजह से ये और पिछड़ते जा रहे थे। लेकिन इनको आगे लाने के लिए हमने मंडल कमीशन को इंट्रोड्यूस किया और इनको 27% रिजर्वेशन दिया। इट हेल्प इन रिड्यूसिंग पॉवर्टी, और इससे जो बैकवर्ड कास्ट के लोग हैं उनको नौकरी मिलने लगी, उनका इनकम आने लगा, और इस तरह से पॉवर्टी भी कम होने लगा। लेकिन कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी थे। एक तो जनरल कैटेगरी पीपल लॉस देयर जॉब। अब जैसे मान लो कि जनरल कैटेगरी हैं, उनको पहले के मुकाबले अब कम अपॉर्चुनिटी मिलना शुरू हो गया, और इस तरह से वो खुश नहीं थे इससे। एलिजिबल पीपल हु आर नॉट गेटिंग जॉब, ऐसे बहुत सारे लोग थे जो एलिजिबल थे, उनको ज़्यादा परसेंटेज, ज़्यादा नंबर लेके आते थे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, लेकिन उनको नहीं होता था क्योंकि सीट रिजर्व थे अदर बैकवर्ड कास्ट के लिए, और इसलिए लोग खुश नहीं थे। देयर वर लार्ज स्केल प्रोटेस्ट इन द कंट्री अगेंस्ट द रिजर्वेशन, और बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट भी हुआ इसके खिलाफ। लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं, इसे इम्प्लीमेंट कर देना चाहिए। देखो क्या था, व्हाट वाज द डिसीजन टेकन बाय सुप्रीम कोर्ट टू सेटल द डिस्प्यूट दैट अरोज विद द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मंडल कमीशन। मंडल कमीशन रिपोर्ट का जो इम्प्लीमेंटेशन था उसके लिए बहुत सारे पिटीशन फाइल किए गए सुप्रीम कोर्ट में कि ये गलत हो रहा है, जो हम क्यों अदर बैकवर्ड कास्ट को रिजर्वेशन देंगे और बाकी लोगों को हम इससे जॉब से या एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से अलग रखने की कोशिश करेंगे। देखो सम पीपल एंड एसोसिएशन वर अगेंस्ट द मंडल कमीशन एंड दे फाइल्ड नंबर ऑफ केसेस। बहुत सारे लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल किया, और इन सारे केसेस को पुट टुगेदर इज कॉल्ड इंदिरा सावनी, ठीक है, वर्सेस इंडिया यूनियन ऑफ इंडिया, वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है। 11 जज बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट हर्ड द आर्गूमेंट फ्रॉम बोथ द साइड एंड डिसीजन वर टेकन इन मेजोरिटी ऑफ 1992 में। दे डिक्लेयर, अब जज का क्या, मतलब सुप्रीम कोर्ट जज का क्या डिसीजन था, दे डिक्लेयर दैट द ऑर्डर इज़ वैलिड कि 27% रिजर्वेशन जो है सही है। दे ओनली सजेस्टेड टू एक्सक्लूड वेल टू डू पीपल फ्रॉम बैकवर्ड क्लास। इन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने क्या सजेस्ट किया कि जो लोग बैकवर्ड क्लास में अच्छे हैं, इकोनॉमिकली वेल ऑफ हैं, ऐसे लोगों को इंक्लूड नहीं होना चाहिए और ये बेनिफिट नहीं मिलना चाहिए। सो इस तरह से डिस्प्यूट जो है 1993 तक आके ख़त्म हो गया, एंड आज भी रिजर्वेशन चल रहा है अदर बैकवर्ड कास्ट के लिए, ठीक है। सो हमें होपफुली चैप्टर समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये चैप्टर समझ में आ गया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।